आपके सामने है क्लास फिफ्थ इंग्लिश न्यू जेम्स रत्ना सागर लेसन नंबर 9 द सीक्रेट गार्डन। सीक्रेट का मतलब होता है रहस्यमय। टाइटल का मतलब है रहस्यमय बगीचा। एक बगीचा जो सभी से छिपा हुआ है, एक बगीचा जिसके बारे में कोई नहीं जानता और वहाँ पर कोई नहीं गया हुआ है। एक ऐसे ही बगीचे के बारे में 10 साल की बच्ची मैरी लिनोक्स को पता चलता है। तो इसी कहानी को अब हम पढ़ने वाले हैं। पर कहानी की शुरुआत में यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये एक एक्सट्रैक्ट है। एक एक्सट्रैक्ट यानी एक कहानी का छोटा सा हिस्सा है। ये एक्सट्रैक्ट है फ्रांस होडसन बर्नेट की बुक द सीक्रेट गार्डन का, जिसमें 10 साल की मैरी लिनोक्स, जिसका जन्म इंडिया में हुआ है। दुख की बात यह है कि उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और उसके अंकल उसे यॉर्कशायर इंग्लैंड में लेकर आए हैं, जहाँ पर वो अपने अंकल के बड़े से घर में रहती है। और यहाँ पर उसने बहुत सी कहानी सुनी है सीक्रेट गार्डन की, जो गार्डन जो चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ है और 10 सालों से लॉक है और उसके अंदर अभी तक कोई नहीं गया है। ये मैरी का ही एक दोस्त रोबिन पक्षी, मैरी का ही एक दोस्त रोबिन पक्षी, जो कि वहाँ के गार्डनर का एक पेट है, वो एक दिन मैरी की मदद करता है लॉक की ढूंढने में, यानी चाबी ढूंढने में, जिससे कि वो उस सीक्रेट गार्डन के अंदर जा सके। तो कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में कहा गया है कि मैरी को एक चहचहाने की आवाज़ें सुनाई देती है। चिरिप एंड ट्विटर, यानी ये चहचहाने की आवाज़ें सुनाई देती है जब वो बाहर देखती है कि बेयर फ्लावर बेड में, यानी एक ऐसा मैदान जहाँ पर अभी पेड़ पौधे ठीक से नहीं उगे हो, ना ही फ्लावर्स उगे हैं। तो ऐसे ही मैदान पर वो जाकर देखती है जिसके लेफ्ट साइड में रोबिन बार बार उछल रहा है। तब वो रोबिन से बात करने की कोशिश करती है। वो रोबिन से कहती है, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? हाँ, तुम्हें मैं याद हूँ। तुम सच में इस दुनिया के सबसे सुंदर चीज हो। यानी वो पक्षी की रोबिन की तारीफ कर रही है। पर रोबिन बार बार उसी जगह पर उछल रहा था। सॉरी, रोबिन जो है उसे मैरी को अपने और पास आने देता है। मैरी उसके सामने झुकती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। वो कोशिश करती है उसकी जैसी आवाज़ निकालने की। पर जैसे रोबिन बार बार वहां पर उछल रहा था, उसने देखा कि अभी वहां पर, जहां पर वो उछल रहा है, वहां पर छोटा सा फ्रेशली, यानी अभी अभी एक खोदा हुआ एक गड्ढा है जमीन पर। तब वो जब वहां पर जो पक्षी है रोबिन, वो वहां पर एक वर्म यानी एक कीड़े के लिए रुका हुआ था, कीड़े निकालने के लिए। और वो अर्थ पर, यानी वो जमीन पर जो डग यानी गड्ढा खोदा हुआ था, वो एक डॉग ने खोदा था और वो बहुत ज़्यादा गहरा खोदा हुआ था उस डॉग ने। मैरी उसके अंदर झांक कर देखती है। वो देखती है कि उसके अंदर सोइल में कुछ दफनाया गया हुआ है मिट्टी में। उसे लगता है कि जैसे कोई रिंग है, एक रिंग जिस पर जंग लगा हुआ है और शायद वो आयरन या फिर ब्रास यानी पीतल की बनी हुई है। जब रोबिन वहां से उड़ जाता है और एक पास वाले ट्री पर जाकर बैठ जाता है, तो मैरी अपना हाथ उसमें अंदर डालती है, अपना हाथ डालकर उस रिंग को बाहर निकालती है। और वो देखती है कि ये रिंग नहीं, बल्कि एक पुरानी सी चाबी है। एक पुरानी सी चाबी, जिसको यहाँ पर लगता है कि काफ़ी समय से पहले दफनाया गया होगा। मैरी ऊपर उठती है और उसको बड़ी ही घबराहट के साथ देखती है। उसके चेहरे पर थोड़े घबराने वाले भाव होते हैं जब उसकी उंगलियों में वो चाबी लटकी हुई होती है। वो सोचती है और अपने आप से बात करती हुई धीमी आवाज़ में कहती है, मुझे लगता है कि इसे करीबन 10 सालों से यहाँ पे गाड़ा गया है, दफनाया गया है। तो हो सकता है जब कि ये चाबी उस बगीचे की हो, उस सीक्रेट गार्डन की। वो काफ़ी समय तक उस चाबी को देखती है। वो सोचती है कि अगर यहाँ पर इस बंद गार्डन की चाबी है, तो हो सकता है कि इसका दरवाज़ा भी ज़रूर होगा और उस दरवाजे को वो खोल कर वो अंदर जा सकती है, उस दीवारों के पार देख सकती है। तो वो ये क्या करती है, उस चाबी को अपनी पॉकेट यानी अपनी जेब में रख देती है और फिर वापस घर लौट जाती है अंदर। अगले दिन अगले दिन क्या होता है कि मैरी अपनी स्कीपिंग रोप, यानी वो रोप यानी रस्सी जिससे हम कूदा करते हैं, खेल करते हैं, तो वो स्कीपिंग रोप से उछलती हुई कूदती हुई पूरे गार्डन में खेल रही थी। और फिर पूरे ओरचर्ड यानी पूरे बगीचे को उसने घेर लिया खेल खेल कर, कूदते कूदते। फिर उसे सी स्टॉप स्टॉप यानी वो रुकी थोड़ा सा आराम करने के लिए। तो रोबिन उसे वहीं पर वापस मिला, वो जो आईवी नाम के एक ट्री, एक प्लांट पर की डालियों पर, ब्रांचेस यानी डालियों पर बैठा हुआ था। और उसी को, यानी
मैरी की तरफ देख रहा था और बड़ी ही चिरपिंग यानी अपनी चहचहाती हुई आवाज़ से उसका स्वागत कर रहा था। तो मैरी उससे बात करती हुई कहती है उस पक्षी से कि तुमने मुझे कल वो चाबी दिखाई, उस चाबी के बारे में बताया। आज मुझे उस दरवाजे के बारे में जानना है, मुझे वो दरवाज़ा दिखाओ। पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उस दरवाजे के बारे में तुम कुछ जानते हो। तब रॉबिन क्या करता है, रॉबिन उड़कर एक ईवी की एक डाली पर बैठ जाता है ऊपर। सॉरी, रॉबिन जो है उस डाली पे से, उस ब्रांच पे से उड़कर दीवार पर की ऊपर जाकर बैठ जाता है। वहां पर अपनी चोंच को खोलता है, एक मधुर सा गाना वो बड़ी प्यारी सी आवाज में, तेज आवाज में गाता है। हवा का एक झोंका आता है, उस रास्ते से निकल जाता है और वो हवा का झोंका इतना तेज था, इतना स्ट्रोंग था कि वो इतना काफ़ी था, इतना स्ट्रोंग था कि वो उस ट्री की ब्रांचेस को हिला देता था। यानी उसने ट्री की जो ब्रांचेस है उनको हिला दिया और उस आईवी यानी उस आईवी ट्री की जो लटकी हुई बेलें हैं वो भी हिलने लगी थी और दीवार से खिसकने लगी थी, जो दीवार से लगी हुई थी। अचानक क्या होता है, अचानक वो हवा का वो झोंका उन लटकी हुई डालियों को, जो दीवार से लगकर लगकर लटकी हुई थी, उनको हिला देता है, उनको अलग हटा देता है। तभी मैरी को कुछ अंदर दिखता है उन डालियों के पीछे। उन डालियों के पीछे एक नोब था। नोब होता है एक दरवाजे को खोलने वाला एक सर्कुलर मेटल, जिसको पकड़कर दरवाजा खोला जाता है। तो वही नोब उसको दिख रहा था, जो शायद पत्तियों से ढका हुआ था। और ये नोब किसका था? इट वॉज द नोब ऑफ अ डोर, यानी एक दरवाजे का नोब था। फिर सिपुट यानी अपना वो हाथ अंदर डालती है, उन लीव्स को हटाने की कोशिश करती है, धकेलती है और पीछे खींचती है। और सभी जितनी भी मोटी मोटी वो डालियाँ थी, ठीक है, वो जो डालियाँ उस पर लटकी हुई थी वो ऐसे लटक रही थी जैसे कि कोई पर्दा हो। मैरी का दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगा, उसके हाथ भी कपकपाने लगे। उसे बड़ी ही खुशी हो रही थी और बड़ी ही एक्साइटमेंट भी हो रही थी। रॉबिन ने अपना जो संगीत है वो जारी रखा एंड अपनी उस चहचहाने की आवाज़ को वो इतनी तेज़ी से गा रहा था और अपने सिर को ऐसे घुमा रहा था जैसे ऐसे लग रहा हो कि उसे भी उतनी ही एक्साइटमेंट हो रही है, उतनी ही उत्सुकता हो रही है जैसे कि मैरी को हो रही हो। वो ऐसा सोच रहा था जैसे वो मतलब मैरी को हो रही हो। तो वो देख रहा था उसके हाथों में क्या है। उसके हाथों में तो एक स्क्वायर शेप का कुछ चीज़ थी जो कि आयरन से बनी हुई थी। इट वॉज द लॉक ऑफ अ डोर विच हैज़ बीन क्लोज फॉर 10 years। एक दरवाजे का लॉक था जो कि 10 साल से बंद था। तभी मैरी अपने पॉकेट्स में हाथ डालकर उस चाबी को बाहर निकालती है और उसे उस की होल पर डालकर देखती है, जो कि बिल्कुल फिट हो गई थी चाबी। तब वो इस की को अंदर डालकर उसे घुमाने की कोशिश करती है। उसे घुमाने के लिए उसे दोनों हाथों का सहारा लेना पड़ता है, पर आखिरकार उसको चाबी को वो घुमा देती है। फिर एक लंबी सी सांस लेकर वो अपने पीछे देखती है कि कोई वहाँ पर आ तो नहीं रहा। और सच में कोई नहीं आ रहा था, कोई भी नहीं आया और ऐसा लग रहा था कि और कोई नहीं आने वाला है। फिर से वो दोबारा से एक लंबी सी सांस लेती है और फिर उस आईवी ट्री की सभी लटकी हुई वो पर्दे यानी लटकी हुई वो डालियां उनको पीछे की तरफ हटाती है और धकेल कर उस दरवाजे को धीरे से खोल देती है। फिर वो स्लिप कर कर उसके अंदर चली जाती है और दरवाजे को पीछे से बंद कर देती है। और उसी दरवाजे का के लग कर वो खड़ी हुई है। वो दोबारा से एक लंबी सी सांस लेती है, एक पर इस सांस में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं थी। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील कर रही थी, हैरान थी और बड़ी खुश थी। अब वो बगीचे उस सीक्रेट गार्डन के अंदर खड़ी थी। ये सच में ये बगीचा सच में बहुत ज़्यादा प्यारा था और मिस्टीरियस था, यानी रहस्यमय था। एक ऐसा बगीचा जिसकी आप कल्पना भी ना कर सके। उसकी दीवारें बहुत बड़ी बड़ी थी, जिसको रोज के उन बेलों ने ढक रखा था, जिसकी बेलें बहुत ज़्यादा थिक यानी बहुत ज़्यादा मोटी थी और एक दूसरे से उलझी पड़ी थी। मैरी इन रोसिस के बारे में अच्छे से जानती थी क्योंकि उसने बहुत से रोसिस इंडिया में देखे हुए थे। रोसिस की ये झाड़ी पूरे बगीचे में फैली हुई थी और ये
इंडिड इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेस, सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ तक कि ये जो बगीचा था वो इतना सुंदर था कि दूसरे बगीचों से अलग हटका था। ऐसा बगीचा जो कभी भी मैरी ने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। मैरी अपने आप से बातें करते हुए विस्पर मतलब धीमी आवाज़ में बोलती है कि कितना शांत है यहाँ पर, ये अभी भी ऐसा कैसे है, अभी भी बगीचा इतना अच्छा कैसे है जबकि यहाँ पर कोई रहता भी नहीं है। फिर कुछ पल वो रुकती है और वहाँ बगीचे की जो सन्नाटा है, बगीचे की जो शांति है, पीस है, ठीक है, उसको सुनती है, उसका उस पर ध्यान लगाती है। रॉबिन जो कि एक ट्री टॉप पर बैठा हुआ था वो भी शांत हो जाता है। अब उसके भी पंखों की फड़फड़ाने की आवाज़ नहीं आ रही थी, ना ही वो चहचहा रहा था, और वो अभी भी मैरी को देख रहा था। कोई हैरानी वाली बात नहीं थी कि ये मतलब मैरी कहती है दोबारा से अपने आप से कि मुझे अब ज़्यादा हैरानी नहीं हो रही कि ये अभी भी बगीचा ऐसा ही है। मैं ही एक पहली इंसान हूँ जो इस बगीचे में आई हूँ, और 10 साल बाद मैं ही एक ऐसी इंसान हूँ जिसने इस बगीचे में कुछ बोला है। इसके बाद क्या होता है, हाँ, फिर वो दरवाजे से, क्योंकि वो दरवाजे के पास खड़ी हुई थी, तो दरवाजे से अलग हटकर खड़ी हो जाती है और कुछ कदम आगे बढ़ाती है। उसे डर लग रहा था कि शायद कोई आ ना जाए, पर उसे जानकर खुशी हुई कि जब वो घास पर अपने कदम रखती है और अपने कदमों को आगे बढ़ाती है तो कोई आवाज़ नहीं आती। ऐसी उसकी घास थी उस बगीचे की। और जो सन है यानी सूरज, सूरज की जो रोशनी है वो चारों दीवारों पर बहुत अच्छे से पड़ रही थी। आसमान भी, नीला आसमान भी ऐसा लग रहा था, ऐसा नरम लग रहा था कि जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा हो, और उस काफ़ी दूसरी जगहों से ज़्यादा चमक भी रहा था वो आसमान। रोबिन भी उस ट्री टॉप पर पहले बैठा हुआ था, और अब वो भी उछल कर एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी पर कूद कूद कर जा रहा है और अपनी चहचहाने की वो आवाज़ें निकाल रहा है। अब एयर में भी बड़ी ही शांति है, एयर मतलब हवा भी चल रही है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे रोबिन उसको हर चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हो। हर चीज़ अजीब था, हर चीज़ शांत थी, बहुत ही अजीब थी और बहुत ही शांत जगह थी। ऐसा लग रहा था कि मैरी बहुत मील दूर चलकर आ चुकी है और जहाँ पर कोई नहीं है, फिर भी उसे अब अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था। इतना बढ़िया वो बगीचा था, इतना सुंदर वो बगीचा था। तो आज की हमारी कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना। क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज की वीडियो भी आपको जल्द ही इस चैनल पर मिलेगी, या फिर आप चाहे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्राप्त कर सकते हो, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको क्वेश्चन आंसर जरूर मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।